नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे नए करंट अफेयर्स प्रोग्राम में, जिसमें हम डेली करंट अफेयर्स से रिलेटेड वीडियो बनाएंगे जो हमारे यूपीएससी या किसी अन्य एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हमारा पहला एपिसोड है, तो मुझे नहीं पता ये वीडियो कितना लंबा होने वाला है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा तथा अपनी प्रतिक्रियाएँ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगा, हम इन आने वाले वीडियोस में यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा देखेंगे। तो आप अगर यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो आपके लिए ये वीडियो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सामान्य अध्ययन का टॉपिक है वन का, पेपर वन का। यूपीएससी में जो होते हैं मेंस में 4 पेपर होते हैं सामान्य अध्ययन के, 1, 2, 3, 4। तो उसमें पहले सामान्य अध्ययन 1 का टॉपिक है जो कि है भगत सिंह के बारे में पढ़ेंगे। एनएसओ समय उपयोग सर्वेक्षण के बारे में पढ़ेंगे। सामान्य अध्ययन 2 का पेपर 2 का विषय है द्वितीय राष्ट्रीय सीरो सर्वेक्षण, महाराष्ट्र ने वन अधिकार अधिनियम को संशोधित किया, मातृत्व, नवजात और बाल स्वास्थ्य सहभागिता। और सामान्य अध्ययन 3 का प्रश्न है का टॉपिक है नमामि गंगे। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक 1 से। तो चलिए पहले टॉपिक की शुरुआत करते हैं भगत सिंह। भगत सिंह की अभी 28 सितंबर 2020 को 113वीं वर्षगांठ बनाई गई थी, मतलब उनकी जयंती थी। इनका जन्म 1907 में हुआ था। तो चलिए अब बात करते हैं भगत सिंह पर गांधी जी का क्या प्रभाव था। तो प्रारंभ में भगत सिंह ने महात्मा गांधी और उनके असहयोग आंदोलन का समर्थन किया था। हालांकि गांधी ने चौरा चौरी घटना के पश्चात आंदोलन वापस ले लिया, तो भगत सिंह ने क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की ओर रुख किया। तो यहाँ हमें यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि भगत सिंह उन्होंने असहयोग आंदोलन का समर्थन किया तथा महात्मा गांधी का समर्थन किया। तो हमसे यूपीएससी में यह नहीं पूछा जाएगा कि क्या भगत सिंह का जन्म कब हुआ था, यह सब चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी, बल्कि यह पूछी जाएंगी कि क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि क्या भगत सिंह असहयोग आंदोलन का समर्थन करते थे। तो हाँ, करते थे, ये आंसर होगा और यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए अब उनसे संबंधित संगठन की बात करते हैं। 1924 में भगत सिंह के बारे में है। 1924 में वे कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य बने और 1925 में भगत सिंह ने लाहौर लौट गए थे। भगत सिंह 1925 में, और उन्होंने अपने सहयोगियों के साथ नौजवान भारत सभा की स्थापना की। मतलब पहले तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के साथ जुड़े, फिर उन्होंने 1925 में नौजवान भारत सभा की शुरुआत की। फिर वे 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़े। मतलब उन्होंने 3 एसोसिएशन से अभी अभी जुड़ गए। मतलब एक की तो खुद ही स्थापना की, नौजवान भारत सभा की। फिर भगत सिंह सुखदेव ने छात्रों के बीच खुले कानूनी कार्यों के लिए लाहौर छात्र संघ का भी गठन किया। तो ये चौथा उनका एसोसिएशन हो गया, मतलब संगठन जिससे वे जुड़े थे। कुल 4 संगठन से जुड़े थे इसका मतलब। अब पढ़ते हैं क्रांतिकारी गतिविधियां। वे किन किन क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल थे। तो सबसे पहले तो वो षड्यंत्र, जो लाहौर में षड्यंत्र केस था उसमें वे शामिल थे। पूछा जा सकता है यूपीएससी में कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला आ जाएगा कि भगत सिंह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला आ सकता है कि भगत सिंह महात्मा गांधी और असहयोग आंदोलन का समर्थन नहीं करते थे। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि भगत सिंह लाहौर षड्यंत्र केस में शामिल थे। इस तरह से आते हैं क्वेश्चन। तो आपको ये याद रखना होगा कि वे लाहौर षड्यंत्र केस में शामिल थे। और 1929 में केंद्रीय विधानसभा बम केस, जिसको 1929 सेंट्रल लेजिस्लेचर बम केस भी कहते हैं, इसमें भी शामिल थे। तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं। भगत सिंह को फांसी। भगत सिंह को बेसिकली फांसी दे दी गई थी इन सभी क्रांतिकारी गतिविधियों की वजह से। तो भगत सिंह को राजगुरु सुखदेव तथा अन्य के साथ सांडर्स हत्या मामले में फांसी दी गई थी। गिरफ्तार भी किया गया था, फिर फांसी दी गई थी। फांसी इन्हें 24 मार्च 1931 को दिया जाना था, लेकिन एक दिन पहले ही इनको लाहौर जेल में फांसी दे दी गई थी। मतलब ये 23 तारीख को फांसी दे दी गई थी। और इस दिन को शहीद दिवस के रूप में या फिर सर्वोदय दिवस के रूप में मनाया जाता है। राजनीतिक विचारधारा की बात करें तो भगत सिंह की विचारधारा कैसी थी। तो सबसे पहले भगत सिंह का विचार यह नहीं था कि केवल अंग्रेजों को भारत से भगा दिया जाए, बल्कि उनके लिए आज़ादी का मतलब तो यह था कि गरीबों को आज़ादी मिले, अस्पृश्यता मतलब छुआछूत से आज़ादी मिले, सांप्रदायिक संघर्ष से आज़ादी मिले और प्रत्येक प्रकार के भेदभाव और शोषण से आज़ादी मिले। तो आप समझ गए होंगे कि भगत सिंह की राजनीतिक विचारधारा कैसी थी। तो इस तरह से ये पहला टॉपिक पूरा होता। चलिए अब दूसरे टॉपिक पर चलते हैं।
दूसरा टॉपिक है NSO समय उपयोग सर्वेक्षण। बेसिकली इसको इंग्लिश में बोलें तो NSO नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका हमारा टाइम यूज सर्वे आया, टाइम यूज सर्वे। तो चलिए इसका संदर्भ क्या है। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, जो कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, जिसको बोलते हैं स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन मिनिस्ट्री, ये इसकी इकाई है। यह बात महत्वपूर्ण है, यह बात यूपीएससी में हमेशा पूछी जाती है कि कौन सा निकाय किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। तो आपको ये तो बिल्कुल ज़रूर याद रखना चाहिए कि नेशनल NSO किसके अंतर्गत आता है, S&PEM के अंदर, प्रोग्राम स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन मिनिस्ट्री। माफ़ कीजिएगा मेरी राइटिंग सही नहीं है, लेकिन पढ़ लीजिएगा। स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन मिनिस्ट्री के अंतर्गत यह इकाई आती है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। तो यह बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्या है, इस NSO ने जनवरी से दिसंबर 2019 के दौरान भारत में प्रथम समय उपयोग सर्वेक्षण आयोजित किया। मतलब समय का उपयोग किस तरह से भारत में किया जाता है, दिन का उपयोग, उसके संबंध में इसने पहली बार सर्वेक्षण अब चालू किया था। किसने, NSO ने। तो अब चलिए पढ़ते हैं सर्वेक्षण के बारे में। तो सर्वेक्षण के बारे में सबसे पहले, सर्वेक्षण का प्राथमिक उद्देश्य क्या था, वैतनिक और अवैतनिक गतिविधियों में पुरुषों और महिलाओं की भागीदारी का मापन करना था। वैतनिक गतिविधियां क्या हैं, जैसे कि टीचिंग हो गया, मतलब जिसमें हमें पैसा मिलता है, वो वैतनिक हो गई, और जिनमें हमको पैसा नहीं मिलता वो अवैतनिक हो गई। नॉन पेड, पेड एंड नॉन पेड, अनपेड सॉरी। तो इसका हमको NSO का मेन उद्देश्य था इस सर्वेक्षण का कि वैतनिक, पेड एंड अनपेड एक्टिविटीज का मापन करना, उसमें महिलाओं और पुरुषों की भागीदारी का मापन करना। और यह घर के सदस्यों द्वारा अवैतनिक देखभाल गतिविधियां, स्वयंसेवी कार्य, अवैतनिक घरेलू सेवा उत्पादन गतिविधियों में बिताए गए समय की जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह जो सर्वेक्षण था, समय उपयोग, टाइम यूज सर्वे, TSU। ओके। और यह घर के सदस्यों द्वारा सीखने, सामाजिकरण, फुर्सत के समय की गतिविधियां, आत्म देखभाल गतिविधियों आदि पर व्यतीत किए गए समय की जानकारी देता। बेसिकली क्या था यह सर्वे, ये था कि एक दिन में एक व्यक्ति, पुरुष हो गया और महिला हो गई, अपना समय का कौन सा भाग किस काम में व्यतीत करते हैं। मतलब महिला कितने घंटे अनपेड वर्क करती, घर में जो बच्चों की देखभाल, खाना बनाना, ये सब अनपेड वर्क है। पुरुष कितने घंटे अनपेड वर्क करता है। तो चलिए अभी देखते हैं कि औसतन व्यतीत किया गया समय क्या है, मतलब पुरुष कितना व्यतीत करता है और महिला कितना व्यतीत करती है। औसतन व्यतीत किया गया समय, औसतन भारतीय महिला इन पर 243 मिनट या फिर 4 घंटे, मतलब लगभग 4 घंटे से थोड़ा अधिक, इतना समय खर्च करती है। किस पर, अनपेड वर्क पर। घर में जो अनपेड वर्क होता है उसमें इतने सारे 4 घंटे लगभग खर्च करती है महिला। पुरुष कितना करता है, मात्र 25 मिनट, आधे घंटे से भी कम। ठीक है। एक औसत भारतीय महिला अपना 19.5% टाइम किसमें खर्च करती है, इन सब कामों में। मतलब अब परसेंट में दे दिया है, यहाँ दिया है किसमें, घंटे में, यहाँ परसेंट में दे दिया है। अवैतनिक घरेलू कार्य या फिर अवैतनिक देखभाल में करने वाली सेवाओं में व्यतीत करती है। और इन गतिविधियों पर पुरुष 24 घंटे की अवधि में सिर्फ 2.5%। देखिए महिला 19% व्यक्त करती है, वेस्ट करती है अपना टाइम। वेस्ट नहीं कहेंगे, मतलब उपयोग ही है, लेकिन उसमें जाता है उसका टाइम। और पुरुष मात्र 2.5% अपना समय इन सब कार्यों में लगाता है। ओके। और गतिविधियों के प्रत्येक दूसरे समूह में रोजगार, सीखने से लेकर सामाजिक फुर्सत में बिताया गया समय, सोने और खाने जैसे में पुरुष महिलाओं की तुलना में ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं। जैसे इसमें तो महिलाएं ज़्यादा व्यतीत करती है, किसमें, देखभाल के काम में, घरेलू कार्यों में, अवैतनिक कार्यों में। लेकिन बाकी जो कार्य हैं, जैसे कि खेलने कूदने का कार्य हो गया, मतलब मनोरंजन का कार्य हो गया, या फिर और भी अपनी खुद की देखभाल करने का कार्य, या फिर फुर्सत में बिताया गया समय, या फिर सोने का समय, मतलब सोते कितने घंटे, इसमें पुरुष हर एक चीज़ में महिलाओं से आगे। मतलब पुरुष हर चीज़ में महिलाओं से ज़्यादा टाइम व्यतीत करता है इन सब दूसरे कार्यों में। तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं। महिलाओं की उम्र एवं उनके द्वारा घरेलू कार्यों में बिताए गए समय की मात्रा के मध्य एक प्रतिलोम संबंध दिखाई देता है। इसका मतलब ये है कि जैसे महिलाएं अभी शुरुआती स्टेज में है, ये एक मैंने चार्ट बनाया, यहाँ महिलाएं 0 में है, यहाँ मान लीजिए 80-90 साल की उम्र है, ठीक है, और ये एक पुरुषों के लिए हो गया।
तो जैसे जैसे महिलाएं इस तरफ बढ़ती जाती हैं तो शुरू में वे घरेलू कार्यों में ज़्यादा टाइम देती हैं, और जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती हैं उनका समय घरेलू कार्यों में घटता जाता है। मतलब जब 60 वर्ष की हो जाती हैं उसके बाद उनकी जितनी भी घंटे व्यतीत होते हैं इन कार्यों में वो कम जाते हैं। लेकिन पुरुषों के साथ बिल्कुल उल्टा होता है। पुरुष शुरू में तो कम व्यतीत करते हैं घरेलू कार्यों में टाइम, लेकिन जब आगे बढ़ते जाते हैं तो 60 साल की उम्र या फिर इससे आगे उनका समय घरेलू कार्यों में बढ़ जाता है, क्योंकि अब उनका रिटायरमेंट का टाइम हो जाता है। इस वजह से वे घर में फ्री होते हैं तो उनका घरेलू कार्यों में बढ़ जाता है योगदान, है ना। अन्य प्रमुख निष्कर्षों की बात करें तो नियोजित संख्या का कुल प्रतिशत 2019 में 6 वर्ष या उससे अधिक आयु के 32% लोग देश में रोजगार से संबंधित, मतलब 6 वर्ष से जितने भी प्लस बड़े लोग हैं 6 वर्ष की उम्र से, वो 38.2% लोग रोजगार या उससे संबंधित गतिविधियों में संलग्न थे। पुरुषों और महिलाओं का अनुपात 57.3% पुरुष रोजगार गतिविधियों में संलग्न थे, बल्कि मतलब जबकि 18.4% महिलाएं ही इन कार्यों में संलग्न थी। सोचिए 18, 18, 36, 54, मतलब 3 गुना ज़्यादा पुरुष कार्यों में संलग्न थे। अगर एक महिला कोई कार्य कर रही है रोजगार का तो 3 पुरुष उसके बदले कार्य कर रहे हैं। ये आंकड़े ये बताते हैं। तो आंकड़े अपने आप में काफ़ी चीज़ें बताते हैं। हमें इन बातों को याद रखना चाहिए। आगे पढ़ा जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में क्या स्थिति है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और संबंधित गतिविधियों में संलग्न महिलाओं का अनुपात सिर्फ 19.2% है, जो कि शहरों में तो और भी कम है। मतलब शहर की महिलाएं कम रोजगार का कार्य करती हैं, गांव की महिलाएं ज़्यादा कार्य करती हैं। और लाभकारी रोजगार की बात करें तो लाभकारी रोजगार या संबंधित गतिविधियों में संलग्न 6 वर्ष से अधिक आयु के पुरुषों का अनुपात 59.8%, जबकि ग्रामीणों में 56.1% है। मतलब शहर में थोड़ा ज़्यादा कार्य करते हैं लोग, गांव में मतलब लोगों की भागीदारी ज़्यादा है, रोजगार ज़्यादा है लोगों को, लाभकारी रोजगार। अगर अवैतनिक घरेलू सेवाओं की बात की जाए तो सर्वेक्षण में शामिल प्रतिभागियों का 53.2% भाग घरेलू सदस्यों के लिए अवैतनिक घरेलू सेवाओं में संलग्न था। मतलब कि 53, लगभग आधे लोग, जितने भी लोग हैं उनमें से आधे से हल्का ज़्यादा लोग बिना वेतन के कार्यों में संलग्न थे कुछ समय के लिए। और इस श्रेणी में महिलाएं तो ज़्यादा हैं। महिलाएं लगभग 5 में से 4 महिलाएं बिना वेतन के कार्यों में संलग्न हैं, सोचो। और पुरुषों का आंकड़ा काफ़ी कम है। हर 4 में से सिर्फ 1 ही पुरुष बिना वेतन के कार्यों में संलग्न है, जबकि महिलाओं के लिए यह आंकड़ा 4 है, हर 5 में से। कितनी सोचने वाली बात है, कितनी असमानता है देश में। देश में स्वयं के अंतिम उपयोग के लिए वस्तु के उत्पादन में संलग्न व्यक्तियों का अनुपात 17.1% था। इस प्रकार पुरुषों का अनुपात 14.3% था, जबकि महिलाओं का अनुपात 20% था। अब ये किस विषय में बात हो रही है, ये इस विषय में बात हो रही है कि जैसे कोई भी व्यक्ति खुद के लिए, जैसे किसान हो गया, वो खुद के लिए ना फसल उगाता है, तो देश में 17.1%, लगभग 6 में से 1 व्यक्ति अपने लिए कार्य करता है, फसल उगाता है सिर्फ अपने लिए। मतलब उनका उत्पादन स्वयं के कंजम्पशन के लिए है। और इसमें पुरुषों का योगदान 14.3% था, जबकि महिलाओं का योगदान 20% था। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, द्वितीय राष्ट्रीय सीरो सर्वेक्षण, सेकंड नेशनल सीरो सर्वे। क्या संदर्भ है? भारतीय चिकित्सा अनुसंधान ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा द्वितीय सीरो सर्वेक्षण के परिणाम जारी कर दिए गए हैं। सबसे पहले तो द्वितीय सीरो सर्वेक्षण यह क्या है और इसका परिणाम किसने जारी किया है? ICMR ने। ये सब चीज़ें बहुत याद रखने योग्य होती हैं, इन्हीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहले तो जानते हैं सीरो सर्वेक्षण क्या है। इस प्रकार के सर्वेक्षण में रक्त के नमूनों में IgG नामक एक विशिष्ट वर्ग के एंटीबॉडीज की जांच की जाती है, जो संक्रमण के पश्चात 2 सप्ताह के अंदर ही दिखाई देता है। यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि एंटीबॉडीज हमारे शरीर में कितने समय तक उपस्थित रहती है। तो सबसे पहले मैं बताऊं कि ये सीरो सर्वेक्षण क्या है। तो जैसे जो व्यक्ति इन्फेक्टेड हो जाते हैं, जैसे इस समय कोरोना वायरस चल रहा है, तो जो व्यक्ति किसी भी वायरस से इन्फेक्टेड हो जाता है तो उसमें वायरस के खिलाफ उसका शरीर रिस्पॉन्स करता है, तो उसमें एंटीबॉडीज आ जाती हैं जो वायरस से लड़ती हैं। एंटीबॉडीज का आकार Y होता है, तो ये इन वायरसों से लड़ती हैं अगर कोई वायरस हो जाता है।
तो इस वायरस के खिलाफ जो भी एंटीबॉडीज उत्पन्न हुई हैं उनको यह सीरो सर्वेक्षण जांच करता है, मतलब कि पता लगाता है कि एंटीबॉडीज उत्पन्न भी हुई हैं कि नहीं। आईजी नाम की विशेष वर्ग की एंटीबॉडीज, इनका नाम है आईजीजी। ओके, सो ये 2 सप्ताह के अंदर ही अंदर दिखाई देता है, ये एंटीबॉडीज 2 सप्ताह के अंदर आ जाती हैं। लेकिन अभी तक यह स्पष्ट नहीं है वैज्ञानिकों को कि ये एंटीबॉडीज रहती कब तक हैं शरीर में। तो इससे हम यह अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि वह व्यक्ति कब इन्फेक्टेड हुआ था। भाई मान लीजिए वह व्यक्ति 1 महीने पहले इन्फेक्ट हुआ था, तो उसमें 2 हफ्ते बाद एंटीबॉडीज आ गई। अब मान लीजिए उसका इन्फेक्शन खत्म भी हो गया हो, लेकिन एंटीबॉडीज तो उसके शरीर में है ना, तो हम पता कैसे लगाएंगे कि वो व्यक्ति कब इन्फेक्टेड हुआ था, जबकि वो अभी वर्तमान में इन्फेक्टेड भी नहीं है ना। तो मतलब उससे अब जोखिम खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी में हमको इससे पता नहीं चल पाएगा कि वो इन्फेक्टेड है या नहीं, क्योंकि हम अगर केवल एंटीबॉडीज देखेंगे तो हमको ये पता चलेगा कि वो व्यक्ति तो इन्फेक्टेड है, लेकिन वास्तव में शायद वो इन्फेक्टेड होकर ठीक हो गया हो, क्योंकि एंटीबॉडीज का काम भी यही है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो मैं बता दूं ये दूसरा सर्वेक्षण था, एक सर्वेक्षण पहले भी किया गया था जो कि लगभग मई के आसपास किया गया था, ये दूसरा सर्वेक्षण है। तो चलिए पहले जानते हैं यह सर्वे पहली बार जब हुआ था तब क्या रिजल्ट थे। तो पहली बार जब सर्वे हुआ था तो ये गलत लिख गया है, यहाँ 19 नहीं है, 1 है। एक पॉजिटिव केस की पुष्टि के लिए संक्रमणों की संख्या 82 से 100 थी। इसका मतलब यह है कि अगर एक पॉजिटिव केस आ रहा है मार्केट में, तो इसका मतलब यह नहीं है कि केवल एक ही व्यक्ति संक्रमित है, इसका मतलब यह है कि 82 से 130 लोग संक्रमित हैं, क्योंकि आधे से ज़्यादा, बल्कि यहाँ तो 82 गुना हो रहा है। कई लोगों को तो संक्रमण पता भी नहीं होता कि संक्रमण है, उनका संक्रमण ठीक भी हो जाता है। क्यों? एंटीबॉडीज की वजह से। कई लोगों को लक्षण ही सामने नहीं आते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि उन्हें संक्रमण है भी या नहीं। तो जब पहला सर्वेक्षण हुआ था उसमें अगर एक व्यक्ति पॉजिटिव है, यहाँ 1 होना चाहिए, तो उसमें इसका मतलब यह है कि 82 लोग पॉजिटिव हैं। अब जो दूसरा सर्वेक्षण हुआ था उसमें यह संख्या 26 से 32 हो गई, मतलब घट गई। मतलब अब एक व्यक्ति अगर पॉजिटिव पाया गया है तो इसका मतलब यह है कि वास्तव में 26 लोग पॉजिटिव हैं, या फिर 26 से 32 के बीच में कोई भी संख्या हो सकती है। दूसरे सर्वेक्षण में यह पाया गया कि अगस्त के उत्तरार्ध, मतलब अगस्त के बाद, जब अगस्त 15 अगस्त के बाद की जो बात हो रही है, भारत के लगभग 7% वयस्क लोग संक्रमित हैं इस कोरोना वायरस से। सोचिए कितनी बड़ी संख्या है। और यह सर्वे 21 राज्यों के 70 जिलों में किया गया था। यह बात महत्वपूर्ण है, यह बात पूछी जाती है कि कितने राज्यों में सर्वे किया गया था। और यह भी महत्वपूर्ण है कि पहले सर्वे में जितने भी संक्रमितों की संख्या थी, दूसरे सर्वे में उनकी फीस 10 गुना वृद्धि हो गई है। ठीक है, वृद्धि 10 गुना हो गई है, लेकिन एक बात महत्वपूर्ण है कि इसमें कमी आई है कि पहले सर्वेक्षण में एक व्यक्ति के लिए 82 लोग संक्रमित थे, 82 से 130, लेकिन दूसरे सर्वेक्षण में एक व्यक्ति के लिए 26 से 32 लोग ही संक्रमित हैं। तो हालांकि यह संख्या यह भी दर्शाती है कि देश में अभी भी जनसंख्या का एक बड़ा भाग वायरस के संपर्क में नहीं आया है, लेकिन इसका यह भी तो मतलब है, देखिए कई लोग संक्रमित हो चुके हैं, लेकिन अभी भी हमारी देश की जनसंख्या इतनी बड़ी है कि इसमें कई लोगों को संक्रमित होना अभी बाकी है। इसलिए हम यह नहीं कह सकते कि अभी हमारे देश में अब संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या में कमी आएगी। नहीं, अभी संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या बढ़ेगी, क्योंकि अभी कई लोग संक्रमण की चपेट में नहीं आए। जैसे कि अमेरिका राज्य में 9.3 लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं, ब्राज़ील में 2.8, स्पेन में 4.6, लेकिन अपने देश में भी लगभग ऐसी ही कोई संख्या होगी। अपने देश का आंकड़ा नहीं दिया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है, महाराष्ट्र ने वन अधिकार अधिनियम को संशोधित कर दिया। वन अधिकार अधिनियम, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट को अमेंडमेंट कर दिया। संदर्भ क्या है? महाराष्ट्र के राज्यपाल ने फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 को संशोधित करते हुए एक अधिसूचना जारी की है। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, सबसे पहले तो ये महत्वपूर्ण है कि ये कौन सा एक्ट है? फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 का एक्ट है। ओके, और इसके संबंध में राज्यपाल ने एक अधिसूचना जारी की है, महाराष्ट्र के राज्यपाल ने। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। संविधान की 5वीं अनुसूची के अनुच्छेद 5 के उपअनुच्छेद 1 के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्यपाल ने अधिसूचना जारी की है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, एग्जाम में यह पूछा जाता है कि राज्यपाल ने जारी तो की अधिसूचना, लेकिन किसके तहत जारी की है? तो संविधान में 5वीं अनुसूची है, 5वां शेड्यूल है, उसका 5वां क्लॉज है, उसके अंदर सब क्लॉज 1 है
इसके तहत जारी की है राज्यपाल ने अधिसूचना। पांचवा अनुच्छेद अगर आप नहीं जानते हैं तो पांचवा अनुच्छेद संविधान का उन एरियाज से रिलेटेड है जो किसी राज्य में शेड्यूल्ड एरिया है, मतलब जहाँ पर शेड्यूल्ड ट्राइब एसटी के लोग रहते हैं, काफ़ी पिछड़ी जनजातियों के लोग रहते हैं, उनको केंद्र सरकार चाहे तो शेड्यूल्ड एरिया घोषित कर सकती है, मतलब बेसिकली राष्ट्रपति चाहे तो शेड्यूल्ड एरिया घोषित कर सकती है। और इस एरिया के संबंध में नियम बनाने का अधिकार, मतलब कुछ छूट होती हैं नियमों में, वो राज्यपाल छूट तय करता है कि कौन सी छूट होगी। राज्यपाल कहें तो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट, मतलब किसी भी राज्य की गवर्नमेंट उस एरिया के संबंध में छूट तय करती है। तो क्या संशोधन किया गया हाल ही में इस एक्ट में, वन अधिकार अधिनियम में? तो यह परिवर्तन आदिवासी और अन्य पारंपरिक वन निवासी परिवारों को वन क्षेत्र के समीप ही घर बनाने की अनुमति देता है। तो देखिए जैसे ये वन क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ पर कोई ट्राइब रहती है, ओके। अब ये वन क्षेत्र में, अब पहले मान लीजिए बाहर कोई ट्राइब रहती रही होगी, लेकिन अब वो इसके नज़दीक भी घर बना सकते हैं, क्योंकि जनजातीय लोग तो जंगलों पर काफ़ी हम कह सकते हैं डिपेंड होते हैं। इस वजह से उनको जंगल के नज़दीक होना ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए संशोधन यह किया गया है कि अब जो भी आदिवासी लोग थे, जो पारंपरिक वन निवासी थे, वे जंगलों के निकट में अपने घर बना सकते हैं। अब महत्व देखते हैं, इसका महत्व क्या है। तो महत्व यह है कि इस निर्णय से राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाली अनुसूचित जनजातियां तथा अन्य पारंपरिक वन निवासी परिवारों को एक बड़ी राहत की संभावना है। राहत मिलेगी ही। देखिए जैसे अब कोई ट्राइब रहती थी यहाँ कहीं, अब उनका मेन कार्य तो जंगलों से ही होता है। हम जानते हैं कि ट्राइब्स लोग काफ़ी जंगल में डिपेंड होते हैं, तो अब चूंकि वे जंगलों के निकट रह सकते हैं, तो इसका मतलब ये है उनको बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। और इस पहल का उद्देश्य वन निवासी परिवारों को अपने गाँवों से बाहर प्रवास करने से रोकना है। अब चूंकि अगर उनके गांवों में नहीं है जंगल, तो उनको शहरों की ओर पलायन करना पड़ता है, जहां पर उनको मजदूरी करनी पड़ती है और उनका काफ़ी एक्सप्लॉयटेशन होता है। इस चीज़ से रोकने के लिए ये नियम लाया गया, मतलब नियम नहीं है, ये अमेंडमेंट है फॉरेस्ट राइट में, फॉरेस्ट राइट एक्ट में, FRA 2006 का जो था उसमें अमेंडमेंट किया गया ताकि ये लोग यहाँ पर रह सकें। ओके, अब चलते हैं पाँचवीं अनुसूची, जो कि मैंने बताया। अब अच्छे से पढ़ते हैं पाँचवीं अनुसूची क्या है। तो संविधान की पाँचवीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों के साथ असम, मेघालय। तो मैं बता दूं कि जो भी राज्य हैं उनमें कुछ क्षेत्रों को शेड्यूल्ड एरिया ऐसे घोषित किया जाएगा। वो एरिया ऐसे, उन एरियो में कुछ नियम लागू नहीं होंगे जो राज्य का राज्यपाल चाहेगा, क्योंकि वहाँ कौन लोग रहते हैं, एसटी लोग रहते हैं, और वो पारंपरिक लोग हैं, उनकी अपने कस्टम होते हैं, मतलब रीति रिवाज होते हैं। इसलिए इन एरियाओं में, मतलब इन क्षेत्रों में वे नियम लागू नहीं होंगे जो और क्षेत्रों में होंगे, कुछ छूट के साथ लागू होंगे। लेकिन ये जो पाँचवीं अनुसूची है, 5th शेड्यूल है, ये असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़ के बाकी सभी राज्यों के लिए, क्योंकि ये इन राज्यों में बहुत सारी शेड्यूल ट्राइब्स रहती हैं, तो इनके लिए एक अलग से ही 6th शेड्यूल का निर्माण किया गया, 6वीं अनुसूची। इनके लिए, इन 4 राज्यों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये 4 राज्य याद करने योग्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इनके संबंध में 6th शेड्यूल में दिया गया है, लेकिन बाकी राज्यों के लिए 5वें शेड्यूल में दिया गया है। ठीक है, तो चलिए अब 5वें शेड्यूल में संबंधित क्षेत्रों के लिए जो भी प्रावधान है उसके बारे में पढ़ते हैं। अनुसूचित क्षेत्रों में, जो कि ये क्षेत्र हैं जहाँ आसपास के एसटी लोगों के, अनुसूचित क्षेत्रों वाले प्रत्येक राज्य का राज्यपाल, और यहाँ यह भी याद रखने योग्य है कि ये नियम में छूट देगा कौन, राज्यपाल देगा, ना कि राष्ट्रपति, ना कि मुख्यमंत्री, ना कि प्रधानमंत्री, ना कि केंद्र सरकार। कौन देगा, राज्यपाल, जो कि राज्य सरकार के अंतर्गत रहेगा, लेकिन मतलब देगा कौन, राज्यपाल देगा। अनुसूचित क्षेत्रों वाले प्रत्येक राज्य का राज्यपाल वार्षिक रूप से या जब भी राष्ट्रपति को आवश्यक लगे उस राज्य में अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन के संबंध में राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। तो 5वीं अनुसूची में ये दिया है कि हर एक साल, मतलब प्रत्येक साल में किसी भी अनुसूचित क्षेत्र में किस तरह से प्रशासन किया गया उसके संबंध में राज्यपाल राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट देगा हर साल, या फिर राष्ट्रपति जब भी चाहे। अगला है, केंद्र सरकार को यह अधिकार प्राप्त है कि वह अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में राज्यों को निर्देश दे सकती है। मतलब अब केंद्र सरकार अगर चाहे कि ये अगर हमारा
एरिया है, अनुसूचित शेड्यूल एरिया है जो, तो इसके संबंध में जो भी नियम बनाना है केंद्र सरकार निर्देश दे सकती है। ठीक है, लेकिन केंद्र सरकार नियम नहीं बनाएगी, लेकिन निर्देश दे सकती है कि किस तरह से इनका प्रशासन करना है। ओके, और 5वीं अनुसूची के पैरा 4 में अनुसूचित क्षेत्रों वाले किसी भी राज्य में एक जनजातीय सलाहकार टीएसी की, और इसके साथ ही टीएसी की स्थापना का प्रावधान है। जहां भी ऐसे एरिया हैं वहां टीएसी, ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल की स्थापना का प्रावधान है। अब संरचना बताई जाए कि टीएसी की संरचना कैसी है, तो इसमें अधिकतम 20 लोग हो सकते हैं, और इसका जो भी सदस्य होंगे उसमें से 3/4 सदस्य, अगर 20 सदस्य हैं तो 15 सदस्य एसटी कम्युनिटी के ही होंगे, जो उस राज्य के विधायक हैं, एमएलए हैं, जो उस राज्य की विधान परिषद में के सदस्य हैं। तो मतलब अगर 10 लोग हैं तो उसमें से कम 7 लोग होने, 8 लोग होने चाहिए किससे, अनुसूचित जनजाति से, क्योंकि ये उनके संबंध में बात हो रही है ना। कार्य क्या है, कार्य यह है कि अनुसूचित जनजाति का सलाहकार परिषद राज्य में अनुसूचित जनजाति की उन्नति के संबंध में बेसिकली सलाह देगा, और कोई कार्य नहीं है कि कैसे इन लोगों का उत्थान किया जाए, क्या और कार्य किए जा सकते हैं जिससे इनकी डेवलपमेंट हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित को निर्धारित या विनियमित करने के लिए राज्यपाल, मतलब राज्यपाल क्या क्या नियम बना सकता है इनके संबंध में, किसके संबंध में, ऐसे शेड्यूल्ड एरिया के संबंध में। तो सबसे पहले परिषदों के संख्या के संदर्भ में, परिषद के सदस्यों की संख्या के संदर्भ में, मतलब जो टीएसी है ना, मैंने जो बताया ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल, उसमें 20 लोग हो सकते हैं अधिकतम, कम भी हो सकते हैं। तो इसकी संख्या के संदर्भ में मतलब कितने लोग होंगे, 18 होंगे, 20 होंगे, इसके संबंध में कौन नियम बनाएगा, राज्यपाल बनाएगा। उनकी नियुक्ति कैसे होगी, उनका अध्यक्ष कैसा होगा, और अन्य अधिकारियों की नियुक्ति कैसे होगी, जो भी कार्य हैं सभी का नियम राज्यपाल बनाएगा। ठीक है, राज्यपाल सार्वजनिक अधिसूचना ये क्या होती है, सार्वजनिक अधिसूचना वह अधिसूचना है, जैसे मतलब कोई भी नया नियम लगाया गया है तो उसको लोगों के सामने रखना, ये सार्वजनिक अधिसूचना, कैसे, न्यूज़पेपर के जरिए, कैसे भी, मतलब लोगों को बता देना कि हमने ये किया है। तो सार्वजनिक अधिसूचना के जरिए राज्यपाल यह निर्देश दे सकते हैं कि संसद अथवा राज्य विधानसभा द्वारा पारित कोई विशेष कानून ऐसे अपवादों या संशोधनों के अधीन राज्य के किसी अनुसूचित क्षेत्र में लागू नहीं होगा। तो आप समझ लीजिए संसद या फिर राज्य की विधानसभा ने कोई नियम बनाया है, कोई नियम एक बनाया है, तो ये नियम उस एरिया में ऐसे में लागू नहीं होगा, ये राज्यपाल बताएंगे, मतलब जारी कर सकते हैं अधिसूचना कि, या फिर लागू होगा लेकिन कुछ अपवादों के साथ लागू होगा, क्योंकि ट्राइब्स लोगों के अलग रीति रिवाज होते हैं तो उनको कुछ छूट दी जाती है नीतियों में। तो यहाँ यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि इस संबंध में राज्यपाल की कितनी ज़्यादा शक्तियाँ, सोचिए, मतलब एक राज्य में जनजातियों के साथ किस तरह का नियम लागू होगा जनजातियों के ऊपर, इसके संबंध में ना तो केंद्र सरकार को इतना हक है, ना ही उसके राष्ट्रपति को इतना हक है, बल्कि राज्यपाल को कितना अधिकार दिया गया है, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। राज्यपाल राज्य के किसी भी अनुसूचित क्षेत्र की शांति सुशासन के लिए नियम बना सकता है। इस प्रकार के नियम ऐसे क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों द्वारा अथवा उनके मध्य भूमि हस्तांतरण को प्रतिबंधित कर सकते हैं। ऐसे क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए भूमि के आवंटन को विनियमित कर सकते हैं। ऐसे नियम बनाते समय राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से संसद या विधानमंडल के किसी भी कानून को समाप्त या संशोधित कर सकते हैं। सोचिए, मतलब मान लीजिए राज्यपाल कोई नियम बना रहे हैं तो वे राष्ट्रपति को उनकी पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी, मतलब राज्यपाल को राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ेगी। इसके बाद राज्यपाल संसद का कोई कानून या फिर राज्य का कोई कानून संशोधित भी कर सकते हैं। मान लीजिए राज्य ने कोई कानून बनाया है तो उसको वो संशोधित करके यहाँ लागू कर देंगे, लेकिन इसके लिए उनको राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी होगी। कितनी ज़्यादा शक्तियाँ प्राप्त हैं राज्यपाल को। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक में बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मातृत्व, नवजात और बाल स्वास्थ्य सहभागिता, PMNCH, पार्टनरशिप फॉर मैटरनल न्यूबॉर्न एंड चाइल्ड हेल्थ। संदर्भ क्या, भारतीय स्वास्थ्य मंत्री, भारत के हेल्थ मिनिस्टर कौन है, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मातृत्व, नवजात और बाल स्वास्थ्य सहभागिता मंच में भाग लिया। ठीक है, इस आयोजनों की सह मेजबानी किसने की, व्हाइट रिबन अलायंस ने और विमन एवरी चाइल्ड अलायंस ने, इन दोनों ने इसका आयोजन किया, सह आयोजन किया बेसिकली। इस वर्ष की थीम कोविड महामारी से प्रजनन, मातृत्व, शिशु स्वास्थ्य के क्षेत्र में कड़ी मेहनत से अर्जित लाभ को बचाने का प्रयास थी। थीम वैसे कई जगह पूछी जाती, कई जगह नहीं पूछी जाती। इसकी थीम उतनी
महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन याद रखिएगा। मातृत्व, नवजात और बाल स्वास्थ्य सहभागिता के बारे में जानते हैं। मतलब ये जो एक ऑर्गेनाइजेशन है PMNCH, इसके संबंध में इसे 2005 में प्रारंभ किया गया था। 77 देशों के 1000 से अधिक संगठनों का एक गठबंधन है यह, जिसमें यौन प्रजनन, मातृत्व, नवजात, बाल और किशोर स्वास्थ्य समुदायों के साथ साथ स्वास्थ्य प्रभावित क्षेत्रों से संबंधित संगठन भी शामिल है। मतलब यह एक गठबंधन है अलग अलग 70 देशों के इन सभी चीजों से संबंधित विषयों का। ठीक है। नवीन सहभागिता के विजन और लक्ष्यों को दिल्ली घोषणा में रेखांकित किया गया है। यहाँ यह चीज सबसे महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन जानते हैं कैसे पूछा जा सकता है? क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि दिल्ली घोषणा या फिर दिल्ली डिक्लेरेशन किससे संबंधित है। आगे दिया रहेगा PMNCH और भी कई ऑप्शन दिए रहेंगे। तो इस तरह का मेन क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपको ये याद रखना है। यहाँ 9 अप्रैल 2005 में दिल्ली भारत में आयोजित लाइव इन द बैलेंस द पार्टनरशिप मीटिंग फॉर मैटरनल, न्यूबॉर्न एंड चाइल्ड हेल्थ के प्रतिभागियों द्वारा विकसित किया गया था। ठीक है। नियंत्रण की बात करें तो इस सहभागिता को एक बोर्ड द्वारा नियंत्रित किया जाता है। किसके द्वारा? बोर्ड द्वारा। और इसका प्रशासन कहाँ किया जाता है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में विश्व स्वास्थ्य संगठन में। दूसरा महत्वपूर्ण बात, इसका प्रशासन विश्व स्वास्थ्य संगठन के सचिवालय में किया जाता है। ठीक है, ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है। 2 क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। पहला कि यह किससे संबंधित, पहला यह है कि दिल्ली डिक्लेरेशन किससे संबंधित है, और दूसरा कि यह PMNCH यह विश्व स्वास्थ्य संगठन के सचिवालय में कार्य करता है या नहीं। इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। तो भूमिकाएं और कार्य क्या है? यह सहभागिता संगठनों के द्वारा उद्देश्यों, रणनीतियों और संसाधनों को संरेखित करने एवं मातृत्व, नवजात, बाल तथा किशोर स्वास्थ्य में सुधार के लिए हस्तक्षेप करने पर सहमति बनाने के लिए एक मंच प्रदान करती है। बेसिकली क्या है, बच्चे जो हैं, नवजात बच्चे, थोड़े और बड़े बच्चे और माताएं, इनके स्वास्थ्य के लिए यह संगठन कार्य करता है। उसमें अलग अलग देशों के समूह हैं जिनमें यह एक मंच प्रदान करता है कि आप सभी आइए और एक जैसे नियम बनाइए इन लोगों के लिए। अब पढ़ते हैं नमामि गंगे कार्यक्रम क्या है। इसका संदर्भ यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तराखंड में 6 मेगा परियोजनाओं का उद्घाटन किया। छोटे मोटे एग्जाम्स में यह पूछा जाएगा कि कितनी मेगा परियोजनाओं का उद्घाटन किया और किस कार्यक्रम के अंतर्गत। तो 6 मेगा परियोजनाओं का नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था उद्घाटन। आगे बढ़ते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरिद्वार में, ऋषिकेश में, मुनि की रेती में और बद्रीनाथ में 6 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन किया गया है। अब आगे पढ़ा जाए कि नमामि गंगे कार्यक्रम क्या है। तो यह एकीकृत संरक्षण मिशन है जिसे जून 2014 में फ्लैगशिप कार्यक्रम के रूप में मंजूरी दी गई थी। बेसिकली इसका काम यह है कि गंगा नदी जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रदूषण हो गया है, तो उसको कैसे संरक्षित किया जाए इस प्रदूषण से। तो यह एकीकृत संरक्षण मिशन है जिसे 2014 में लॉन्च किया गया था। इसका लक्ष्य राष्ट्रीय नदी गंगा से प्रदूषण को भी हटाना है और उसका संरक्षण भी करना है। इस तरह से इसके 2 उद्देश्य हैं, एक उसका संरक्षण करो, दूसरा प्रदूषण को हटाओ। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो अभी लिखी है, वह है कि यह किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत कार्य करता है। तो यह मिशन जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंतर्गत है। किसके अंतर्गत? वाटर रिसोर्स मिनिस्ट्री के अंतर्गत। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है यहाँ। ठीक है। और यह कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन एवं इसके राज्य समकक्ष संगठनों के द्वारा क्रियान्वित किया जा सकता है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात, इसको क्रियान्वित मतलब इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है? इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है NMCH, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन। ठीक है, ये 2 चीज बहुत महत्वपूर्ण है। नमामि गंगे कार्यक्रम जल शक्ति मिनिस्ट्री के द्वारा संचालित किया जा रहा है, लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन मतलब जो कार्य कर रही है वो कर रही है NMCH, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन। आप और चीजें भूल सकते हैं, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ वो चीजें याद रखनी जरूरी है। ये 2 चीजें बहुत जरूरी है। आगे पढ़ा जाए तो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन राष्ट्रीय गंगा परिषद की एक क्रियान्वयन इकाई। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, ये जो NMCG है ना, ये किसके अंतर्गत आती है? ये आती है नेशनल गंगा काउंसिल, NMNC के अंतर्गत, सॉरी NGC के अंतर्गत। ठीक है, सॉरी मेरी रेटिंग खराब है। तो ये NGC के अंतर्गत आती है। ये 3 चीजें पूछी जाएंगी।
ऐसा पूछा जा सकता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। NMCG नहीं, नमामि गंगे कार्यक्रम NMCG के द्वारा इंप्लीमेंट किया जा रहा है। दूसरा कथन होगा नमामि गंगे कार्यक्रम जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तीसरा कथन होगा NMCG राष्ट्रीय गंगा परिषद नेशनल गंगा काउंसिल NGC के अंतर्गत एक निकाय है। तो ये 3 कथन रहेंगे जो तीनों सही होंगे। तो ये 3 बहुत ही महत्वपूर्ण कथन हैं, इन्हें आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय गंगा परिषद NGC का निर्माण अक्टूबर 2016 में गंगा नदी कार्यान्वयन संरक्षण और प्रबंधन गंगा रिवर रिजुविनेशन प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी के आदेश ऑर्डर 2016 के अंतर्गत किया गया था। इसका निर्माण किसका निर्माण? NGC का। ये चौथी महत्वपूर्ण चीज है। बेसिकली ये जो नमामि गंगे मिशन है, इसमें आपको हर चीज को अच्छे से याद रखना है। ये सबसे महत्वपूर्ण, अभी तक का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। पिछले आप टॉपिक को भूल भी जाइए, लेकिन सबसे ज़्यादा इसी से क्वेश्चन बनेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया कि नमामि गंगे कार्यक्रम किसके अंतर्गत है? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंतर्गत, ठीक है। दूसरा मैंने बताया इसको इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है? तो इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है NMCG नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन। और तीसरा कथन मैंने बताया कि NMCG NGC नेशनल गंगा काउंसिल का एक निकाय है, मतलब उसके अंतर्गत कार्य करती है। चौथा कथन ये है कि ये जो नेशनल गंगा काउंसिल है, इसका निर्माण गंगा नदी कार्यान्वयन संरक्षण और प्रबंधन प्राधिकरण आदेश 2016 के अंतर्गत किया गया था। तो इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। ये तो और भी महत्वपूर्ण बात है। NGC के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। और क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि NCG एक स्टैट्यूटरी निकाय है, मतलब एक विधायी निकाय है? नहीं, क्योंकि इसका गठन एक आदेश के तहत, एक ऑर्डर के तहत, ना कि पार्लियामेंट के बिल के तहत किया गया है, एक्ट के तहत किया गया है। इसलिए यह एक स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, यह एक सिंपल बॉडी है जिसके अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री, ठीक है। अब वित्त पोषण की बात करें, मतलब इसको धन कहाँ से मिलता है? तो इसको केंद्र सरकार के द्वारा धन मिलता है, जिसने अभी गैर समाप्त योग्य कोष का निर्माण किया था। मतलब गैर समाप्त योग्य कोष क्या होता है? मतलब मान लीजिए एक कोष है, इसमें पैसे हैं, 1 साल के लिए पैसे दिए गए हैं कि आप इन पैसों को इसमें इन्वेस्ट करेंगे। किसमें? गंगा प्रोग्राम में। अगर ये खर्च नहीं होते हैं, तो अगर कोई और परियोजना होती तो ये पैसे उसमें लगा दिए जाते, या फिर कोई और परियोजना होती है तो उसका पैसा खत्म हो जाता। मतलब अगर यूज नहीं किया गया तो वो लैप्स हो जाता। लेकिन नमामि गंगे परियोजना के तहत अगर आपने 1 साल में पैसा खर्च नहीं कर पाया है, तो वो पैसा अगले साल आप खर्च करेंगे, लेकिन कहीं और खर्च नहीं हो सकता, इसी में खर्च होगा, जिसके अंतर्गत 288 परियोजनाएं शामिल हैं। नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत कुल 8 परियोजनाएं हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से मुख्य स्तंभ हैं। तो इसके मेन स्तंभ हैं सीवेज उपचार, मतलब कि जो भी मल वल का निकाल दिया जाता है गंगा नदी में, उसका उपचार करना है। दूसरा है नदी की सतह, जैसे ये नदी की तलहटी हो गई, यहाँ पर मिट्टियाँ बहुत जम जाती हैं, इनकी सफाई करना है। तीसरा हो गया वनीकरण, वन लगाना है, इनके अगल बगल बहुत सारे वन लगाना है। चौथा है उद्योग से गंदा जो आ जाता है जल, उसको निगरानी रखनी, मतलब उसको रोकना है, गंदा जल ना आ पाए। पांचवा है नदी के किनारों का विकास, नदी के किनारों का विकास करना है जिससे बाढ़ नहीं आए, नदी का किनारा ऊंचा कर देना है। चौथा है जैव विविधता, मतलब जीवों का संरक्षण करना जिससे जैव विविधता को बढ़ावा मिले, गंगा नदी के आसपास या फिर उसके अंदर मछलियों को लिए लोगों में जागरूकता लाना है और गंगा ग्राम का निर्माण करना है। तो ये 8 इसके मुख्य स्तंभ थे नमामि गंगे प्रोग्राम के। अगर आपने बाकी टॉपिक्स के बारे में अच्छे से नहीं भी पढ़ा है तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप नमामि गंगे प्रोग्राम के बारे में अच्छे से पढ़ें, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण मेरे को अभी तक टॉपिक लगा। तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिए, कमेंट में बताइए कि मेरे से क्या गलतियां हुई और मैं उन्हें किस तरह से सही कर सकता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले नए वीडियो में नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए।